नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे यूपी की खबरों के साथ में। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से योगी सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ भी ले ली है। उनके साथ दो डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। दिनेश शर्मा की जगह डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक को दी गई है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी कैबिनेट में जगह मिल गई है, जिसके बाद हर किसी के मन में अब एक सवाल उठ रहा है कि अब यूपी बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। सूत्रों की माने तो नया प्रदेश अध्यक्ष भी वही होगा जो बीजेपी के मिशन 2024 के जातीय समीकरणों में फिट बैठेगा। दरअसल फिलहाल यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है, उनमें श्रीकांत शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और दिनेश शर्मा का नाम शामिल है। बात श्रीकांत शर्मा की करें तो उनका नाम अचानक ही सुर्खियों में आया है। वे पिछली योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री थे और सीएम योगी के साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी करीबी माने जाते हैं। हालांकि श्रीकांत शर्मा दूसरी बार मथुरा से विधायक बनकर जरूर आए, लेकिन उन्हें योगी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जा सकता है। रेस में दूसरा नाम दिनेश शर्मा का है। दिनेश शर्मा योगी सरकार के पहले कार्यकाल में 5 साल तक डिप्टी सीएम रहे, लेकिन इस बार वे मंत्रिमंडल में जगह पाने में कामयाब नहीं रहे। वे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में इस बात की संभावना भी है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। इस लिस्ट में तीसरा नाम बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा समय में बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का है, जो पहले भी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त वाजपेयी ने ही बीजेपी को 75 लोकसभा सीटें जिताने का काम किया था। हालांकि चुनाव जीतने के बाद उन्हें हटाकर केशव मौर्य को प्रदेश की कमान सौंपी गई, लिहाजा वाजपेयी संगठन के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। तो अब प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। 3 नाम जरूर रेस में सामने आए हैं, लेकिन संगठन आखिर किसके नाम पर मुहर लगाता है, बीजेपी किसके नाम पर मुहर लगाती है, उस पर नजरें लगातार बनी रहेंगी। बुलेटिन में अब बात रूस यूक्रेन जंग की भी कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। जंग 31वें दिन में पहुंच चुकी है। रूस यूक्रेन के शहरों पर लगातार बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के शहर शहर तबाह हो चुके हैं, लेकिन जेलेंस्की पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है। इस बीच रूस यूक्रेन जंग पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का बयान सामने आया है। WHO की माने तो 24 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद यूक्रेन में अस्पतालों, एम्बुलेंस और डॉक्टर्स पर 70 से ज्यादा हमले हुए हैं। इस बीच रूस के मुताबिक यूक्रेन जंग में अब तक 1351 रूसी सैनिकों ने जान गंवाई है। हालांकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि इससे कहीं ज्यादा रूसी फौजी उनके हमले में मारे गए हैं। वहीं पेंटागन के अधिकारियों ने रूस को लेकर बड़ा दावा किया है। पेंटागन के अधिकारियों की माने तो रूस जॉर्जिया के रास्ते यूक्रेन में सेना भेज रहा है। हालांकि पेंटागन के पास इसकी सटीक जानकारी नहीं है। रूस यूक्रेन जंग के बीच कई देशों ने रूस पर बड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं, जिन पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह भरोसा करना मूर्खतापूर्ण है कि रूसी व्यवसायों के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों का मॉस्को सरकार पर कोई प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रतिबंध केवल रूसी समाज को मजबूत करेंगे। भारत और चीन के बीच तनातनी किसी से छुपी हुई नहीं है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जग जाहिर है। इन सब के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी शुक्रवार को भारत के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की। हालांकि वांग यी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन भारत की ओर से
इससे इनकार कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वांग ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए ही भारत आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की बात कहकर मुलाकात से इनकार कर दिया। सूत्रों की माने तो वांग ही ने अजीत डोभाल से मुलाकात के बाद उन्हें चीन आने का न्योता भी दिया है। वहीं एनएसए की ओर से इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई है। उनकी ओर से यह कहा गया है कि मौजूदा मुद्दों के समाधान के लिए वे बीजिंग की यात्रा कर सकते हैं। वहीं प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के बाद विदेश मंत्री जयशंकर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच में जो मौजूदा स्थिति है उसकी प्रगति बहुत धीमी है। वांग ही से मुलाकात के दौरान इसमें तेजी लाने पर भी चर्चा हुई है। बुलेटिन में एक बार फिर से बात यूपी की कर लेते हैं। तो यूपी में नई कैबिनेट का गठन हो चुका है और जिम्मेदारी बड़ी है। जो वादे जनता से किए हैं उन वादों को पूरा करना है। अब आपने हाल ही में देखा होगा, अखिलेश यादव लगातार आवारा पशुओं का मुद्दा उठा रहे हैं। आवारा पशुओं से निजात यूपी को कैसे मिलेगी, किसानों की जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें कैसे दूर होंगी, इस पर भी मंथन करने की जरूरत है। साथ ही साथ तैयारी 2024 की भी करनी है। लिहाजा आपने मंत्रिमंडल के गठन के दौरान एक बात का ध्यान दिया होगा कि सभी जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। माना यह जा रहा है कि उन्हें यह जिम्मेदारी इसलिए दी गई है क्योंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताया जा रहा था तो उस वक्त दिनेश शर्मा वो अटैकिंग मोड में नजर नहीं आ रहे थे। उनके बयानों में वो आक्रामकता नजर नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक लगातार आक्रामक रवैया उन्होंने अपना रखा था। इस पर आक्रामक रवैये के साथ में वो जवाब दे रहे थे। लिहाजा ये किया गया कि अब ब्रजेश पाठक पर ही जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री की दे दी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिनेश शर्मा को कौन सी जिम्मेदारी दी जा रही है। उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने की बात जरूर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन वो जिम्मेदारी कौन सी होगी इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। महिलाओं को भी जो है इस कैबिनेट में जगह दी गई है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल की बैठक के बाद में, मंत्रिपरिषद की जो उनकी बैठक हुई है, मंत्रिमंडल के साथ में उन्होंने बैठक की है। उसके बाद अब मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। मित्रों, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार का मंत्रिमंडल का आज पहला निर्णय है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित है। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ जनता जनार्दन इसका लाभ ले रही थी और मार्च अप्रैल 2020 से लेकर के
मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ प्राप्त होता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के अंत्योदय के लाभार्थी और पात्र गृहस्थी के 15 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक योजना अपनी ओर से प्रारंभ की थी। अप्रैल 2020 में 3 महीनों के लिए उस समय हम लोगों ने इसको लागू किया था और 2021 में पहले 3 माह मई, जून, जुलाई 21 में भी हम लोगों ने 3 माह तक इस योजना को प्रदेश के अंदर राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ किया था और उसके उपरांत दिसंबर से मार्च तक इन 4 महीनों के लिए राज्य सरकार के स्तर पर फिर से योजना प्रारंभ हुई थी। क्योंकि ये योजना मार्च 2022 तक ही थी, इसलिए इस योजना को, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता को अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। राज्य शासन ने इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडाइज्ड नमक यह भी अतिरिक्त उपलब्ध करवाया था और इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को 1 किलो चीनी भी राज्य शासन ने अपने स्तर पर प्रदान किया था। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी उन्हें न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, बल्कि किसी भी महामारी से होने वाले उन दुष्परिणामों से जो भूखमरी के रूप में सदैव आती रही है, उससे बचाने के लिए जो पुख्ता व्यवस्था देश के अंदर है, उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था। इसको मैंने स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। इस योजना से 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त है कि क्योंकि एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने तकनीक का भरपूर उपयोग किया है। सभी 80,000 कोटी की दुकान में ई-पॉस मशीन लगी है। हर ई-पॉस मशीन के साथ सैनिटाइजर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पारदर्शी तरीके से सुविधा वहां पर हर एक व्यक्ति को प्राप्त होगी। यही मुझे आपको सूचना देनी थी। धन्यवाद। थैंक यू।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। दूसरी बार यूपी में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जो मुफ्त राशन योजना है उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अगले 3 महीनों तक जो मुफ्त राशन योजना है वो लागू रहेगी। यानी कि कोरोना काल के दौरान गरीबों की मदद के लिए जो सरकार ने योजना चलाई थी उसका फायदा जनता को मिल रहा है। यूपी में भी करोड़ों लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। और अब सरकार ने फैसला किया है, जैसे ही कल मुख्यमंत्री पद की शपथ योगी आदित्यनाथ ने ली, आज मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि जो ये मुफ्त राशन की योजना है वो उसका दायरा जो है वो बढ़ाया जाता है। आगे 3 महीनों तक ये योजना लागू रहेगी। इसके अलावा अब जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ी है, क्योंकि जनता ने एक बार फिर से भरोसा जताया है, उनके चेहरे पर भरोसा जताया है। इस भरोसे पर खरा उतरने की जिम्मेदारी उन पर है। जिस भरोसे को लेकर के जनता ने उन्हें वोट दिया है, बीजेपी को चुना है, अब देखना दिलचस्प होगा कि जो चुनौतियां उनके सामने खड़ी हैं, विपक्ष जिस तरह से घेराबंदी की तैयारी कर रहा है, ऐसे में इन चुनौतियों से बीजेपी पार कैसे पाती है और जो योजनाएं लागू की जाती हैं उनका धरातल पर कितना असर अब आगे देखने को मिलता है। चुनौती बड़ी है, जिम्मेदारी बड़ी है। उम्मीद यही करेंगे कि सरकार इस पर खरा उतरेगी ताकि जनता को इसका लाभ मिलेगा। खबरों में बढ़ेंगे आगे। अब बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में गर्मी की। दरअसल दिल्ली एनसीआर में गर्मी से बुरा हाल है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 77 साल पुराना रिकॉर्ड है वो टूट सकता है। तो दिल्ली एनसीआर में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ तेज धूप के कारण तपिश बढ़ने लगी है। लगातार कई दिनों से आसमान साफ रहने और तेज धूप खिलने के कारण गर्मी कम नहीं हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगर एक हफ्ते तक इसी तरह गर्मी बरकरार रही तो मार्च के महीने में ही गर्मी का 77 सालों का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। मौसम विभाग पहले ही यह अनुमान जता चुका है कि मार्च के महीने में गर्मी 77 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। साथ ही गर्मी का नया ऑल टाइम रिकॉर्ड भी बन सकता है। दरअसल मार्च महीने में अब तक का ऑल टाइम रिकॉर्ड 31 मार्च 1945 के नाम है, जब अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। अगर इस बार भी तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो गर्मी का ऑल टाइम रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। दरअसल राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में गर्मी के तेवर लगातार तीखे बने हुए हैं। शुक्रवार को भी दिन भर तेज धूप खिली रही और अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री के बीच रहा। धूप की चुभन अब बर्दाश्त के बाहर होने लगी है। शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा 35.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 23 से 89% रहा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली का सबसे गर्म इलाका रहा, जहां अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो गर्मी लोगों को सता रही है, साथ ही साथ कोरोना को लेकर भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के मामले भले ही भारत में कम हो रहे हैं, जो जिस तरह से मामले पहले डरा रहे थे उस तरह से अब डराने वाले आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन चीन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में कोरोना एक बार फिर फैल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के खतरे से निपटने के लिए कोरोना रोधी टीके की 4थी खुराक देने की भी तैयारी शुरू हो गई है। वहीं दुनिया के तमाम देशों में कोरोना के मामले बढ़ने की वजह ज्यादा संक्रामक ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट को माना जा रहा है। अगर बात यूरोप में बढ़ते मामलों की करें तो 7 से 14 मार्च के बीच जर्मनी में 1,88,304 केस सामने आए। वहीं फ्रांस में इस दौरान 1,64,884 मामले बढ़े हैं। कोरोना की नई लहर को रोकने के लिए वैक्सीन के बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है। भारत में भी वयस्कों का 2 खुराक के बाद 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को बूस्टर खुराक दी जा रही है। अगर कोरोना के मामलों की बात करें तो इटली में शुक्रवार को 75,616 नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि गुरुवार की तुलना में इसमें कुछ कमी आई है। गुरुवार को 81,811 केस दर्ज हुए थे। इसी तरह मौतें भी गुरुवार की तुलना में घटी हैं। गुरुवार को 182 लोगों की मौत हुई थी, वहीं शुक्रवार को 146 लोगों की मौत हुई है। हांगकांग में 1 महीने के बाद केस घटने लगे हैं।
1 अप्रैल से सार्वजनिक सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सरकारी विभाग 21 अप्रैल तक सामान्य सेवा में लौट आएंगे, इस तरह की उम्मीद भी जताई जा रही है। चीन में भी गुरुवार को कोरोना वायरस के 1366 मामले मिले हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुताबिक देश में अब केस घटने लगे हैं। बात अगर भारत की करें तो भारत में भी रोजाना मामले कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1660 नए केस मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 4100 लोगों की मौत हुई है। हालांकि ये आंकड़ा ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि कई राज्यों ने कई दिनों से आंकड़े पूरी तरीके से जारी नहीं किए थे, जो अब इसमें शामिल किए गए हैं। इसी के साथ कुल मौतों की संख्या भी अब 5,20,855 हो गई है। देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की बात करें तो 24 घंटे में 2,349 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव मामले भी लगातार घट रहे हैं और अब कुल एक्टिव मामले 16,741 ही बचे हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।